गाइस तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज अराइवल ऑफ यूरोपियन का सेकंड पार्ट लाया हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था कि किस तरीके से यूरोपियंस आए थे और वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी और क्या उनका क्रोनोलॉजी थी। ठीक है, सो आज इस पार्ट में मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लाया हूँ। सो इसको देखेंगे। देखिए, एक्चुअली मैं इस बार बता दूँ, मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ, मैंने ये जो वीडियो आपके लिए बनाई थी, लेकिन मैं लास्ट में क्या चेक करता हूँ, मेरा माइक ही शायद वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे। सो इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। सो उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। और लेकिन मैं वॉइस ओवर दे के आज इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सो देखते हैं क्या है इस वीडियो में। जी, अराइवल ऑफ पुर्तगाल, ठीक है, कैसे हुआ उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, वास्को ड गामा की अगर मैं बात करूं तो वास्को ड गामा आया था, हमें पता है 1498 में। ठीक है, 1498 में वास्को ड गामा आया था। उसने फिर क्या वहाँ पे क्या हुआ था, हाँ, जमोरी ने उसका वेलकम भी करा था और फिर वो कुछ टाइम रहा था तो उसने क्या कहा, वहाँ से मसाले ले गया था। और जब वो ले गया था लौट के तो उसको 60 गुना फायदा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। सो वो फिर लौट के आया 1502 में और उसको फिर फायदा हुआ। सो इस तरीके से क्या हुआ, यूरोपियंस को पता चलने लगा इंडिया में कि कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है ट्रेडिंग करना, लाइक उनके मसालों की या फिर उनके जो जो प्रीसियस ज्वेलरीज हैं उनकी। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, प्रीसियस स्टोन्स होते थे, प्रीसियस राजा महाराजा पहनते थे, नग्न हीरे मोती जवाहरात। तो ये सब शुरू से ही क्या एक अट्रैक्शन का केंद्र हैं इंडिया में। ठीक है ना। सो बात करते हैं अब यहाँ पे। उसके बाद आया पेड्रो एल्वेरेज। ठीक है, ये पेड्रो एल्वेरेज कौन है, ये भी एक यूरोपियन है पुर्तगाल के। ये भी आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, लास्ट में इनको भी क्या हुआ, फायदा हुआ। डेट मीन्स क्या, इंडिया में जो भी ट्रेड करने के लिए आ रहा था उन सबको क्या हो रहा था, बेनिफिट ही हो रहा था। और अगर मैं बात करूं तो पुर्तगाल ने फिर क्या हुआ, अपनी वाइसरॉय को भी भेजा इंडिया में। प्रिंस हेनरी की अगर बात करूं, प्रिंस हेनरी जो नेविगेटर थे, किंग ऑफ पुर्तगाल, इनको कहा जाता है द नेविगेटर। जो प्रिंस हेनरी हैं, प्रिंस हेनरी थे, द नेविगेटर कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ज्योग्राफिकल सर्च स्टार्ट इन्होंने ही करवाया था। जैसे ज्योग्राफिकल सर्च का मतलब यहाँ ये होता है कि पहले क्या था, कोई भी देश को ढूंढने के लिए कि कहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, इन लोग ने क्या एक 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 ये छिड़ गया कि किस तरीके से ढूंढा जाए कि कौन सा देश कहाँ पे कहाँ क्या बेनिफिट हो रहा है या कहाँ किस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है। तो उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल सर्च हुआ स्टार्ट, और इसलिए इनको कहा जाता है द नेविगेटर। अब यहाँ पे कुछ वाइसरॉयज थे, उनको देख लेते हैं। फ्रांसो डे अल्मीडा, अल्बुकर्क एंड निको डी कूना। देखिए, 1505 से 9 तक फर्स्ट वाइसरॉय जो रहे वो फ्रांसो डी अल्मीडा। इन्होंने क्या ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। देखिए, इन्होंने ये समझा कि इंडिया में कॉलोनी स्थापित करने से अच्छा, ठीक है, कॉलोनाइजेशन पोजीशन बनाने से अच्छा, उसको हम जो इंडियन ओशियन है उसमें क्यों ना अपनी पावर को बढ़ाएं, उसमें अपनी पावर को बढ़ाएं। अगर उसमें पावर बढ़ाते हैं तो हमारा जो बिजनेस रहेगा, अगर हम ओशियन में पावर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या, हमारा ट्रेडिंग जो है उसमें क्या होगा। अगर कोई यूरोपियन या कोई दूसरा बाहरी आता है तो हमारी पावर जब समुद्र में रहेगी तो वो सीधा सीधा अंदर ही नहीं घुस पाएगा। तो डेट मीन्स वो पावर हमारे अंडर रहेगी, तो यानी इंडिया का जो व्यापार रहेगा सीधा सीधा अल्टीमेटली किसके हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में रहेगा। इसलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्बुकर्क। देखिए, अल्बुकर्क 1509 से 15 तक क्या है, वाइसरॉय रहा। इसने गोवा जीता आदिल शाह के खिलाफ युद्ध लड़के, और इसी को कहा जाता है रियल स्टेबलाइजर ऑफ पुर्तगाल। यानी पुर्तगाल का जो वास्तविक संस्थापक है भारत में वो कौन है, अल्बुकर्क। ठीक है, इसी को कहा जाता है, और इसी ने ही डिक्लेयर करा कोचिन को एज अ कैपिटल, और मैरिज पॉलिसी को भी यही लेके आया। अब मैरिज पॉलिसी क्या होती है, मैं एक बात बता दूं, जैसे ध्यान होगा आपको जब मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, एक मैरिज पॉलिसी के लिए एक बात है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, वो है ब्रिटिश, एक लड़की है वो है मान लीजिए पुर्तगाल। सो अगर इन दोनों में संबंध अगर बिगड़ रहे हैं तो एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ये एक अच्छी योजना थी कि
आपस में इनको शादी कर दिया जाए, जिससे फायदा क्या होगा, अगर ये आपस में लड़ रहे हैं पहले तो लड़ेंगे नहीं ब्रिटिश और पुर्तगाल, और दूसरा इनमें क्या होगा, एज ए डॉरी लड़के को कुछ भी मिल सकता है या मांग सकता है, और आपस में जिस एम्पायर के लिए लड़ रहे हैं वो एम्पायर एक हो सकता है, ठीक है ना। सो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था, इसलिए मैरिज पॉलिसी को स्टार्ट कराया गया अल्बुकर्क के टाइम। फिर नीनो डी कूना, इसने क्या करा, 1930 में गोवा को बना लिया कैपिटल। पहले क्या था, कोचिन थी कैपिटल, फिर गोवा को बना लिया, और दीप और दमन को भी इसने जीत लिया 1535 और 1539 में। नेक्स्ट बात इसमें और बता दूं मैं, प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में आए वो भी पुर्तगाली लाए। उसके बाद अनानस, पपाया और शुगर कैन, इनकी फार्मिंग भी क्या पुर्तगालियों ने ही लाई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है देखिए डच। अब डच के बारे में देखेंगे तो ये आए थे 1595 से 96 के बीच में, ठीक है। मैं बता दूं इसमें कुछ बात, एक सेलर सीमैन जिसको हम कह सकते हैं कार्नेलिस डे हॉटमैन, ठीक है, इसने क्या करा था, फर्स्ट टाइम इंडोनेशिया को सेकंड सी रूट दिखाया था। सेकंड सी रूट एकदम खोजा था इसने इंडोनेशिया तक पहुंचने का, और ट्रेडिंग करी थी स्पाइसेस की, वहां पे शुरुआत करी थी, ठीक है। उसके बाद वापस जब आया था इंडिया, सो क्लॉथ ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी थी, ठीक है। डच के बारे में ये बात है। और 1759 में वेदारा का वॉर हुआ था बिटवीन डच एंड ब्रिटेन, जिसमें ब्रिटेन जीत हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव उसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। इसमें हुआ था क्यों था, एक बात बता दूं मैं, ये जो चिनसौरा है, बैटल ऑफ चिनसौरा भी कहते हैं या फिर वेदारा वॉर भी कहते हैं, ठीक है, कोलकाता से अराउंड 50 किलोमीटर का आसपास में है। ये युद्ध इसलिए होता है, डच क्या है, इंडिया कॉलोनी स्थापित करना चाह रहा था, इंडिया पोजेशन पाना चाह रहा था इंडिया में। सो ब्रिटेन को, रॉबर्ट क्लाइव को इसकी भनक लगी, तो वो क्या कर रहा था, जिस 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 आइलैंड पे डचेस के कुछ पहले से कॉलोनी स्टेब्लिश थी, वहां से ये आर्मरी इधर मंगा रहा था बंगाल की तरफ में, ठीक है ना। सो इन्हें पता चल गया, तो वहीं पे ये युद्ध छिड़ गया, और वहां को डचों को फिर वहां से भागना पड़ा, ठीक है। सो ये रहा वेदारा का वॉर। नेक्स्ट है ब्रिटिश अराइवल। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं, सो यहां पे आती है ब्रिटिश अराइवल की, ठीक है ना। ब्रिटिश अराइवल के हम जानते हैं, देखिए 31 दिसंबर 1660 क्वीन एलिजाबेथ स्टेब्लिश्ड अ कंपनी। देखिए पहले क्या थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको अब कहते हैं, वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, पहले सिर्फ एक कंपनी के नाम से जारी करी गई थी, ठीक है। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे दिया गया था, ठीक है। अगर जिसने मेरा पॉलिटी की सीरीज नहीं देखी, वो पॉलिटी में देख ले, मैंने चार्टर एक्ट को अच्छा से पढ़ाया समझाया है, आप वहां से थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1603 में क्या हुआ, जब क्वीन की मृत्यु हो गई, क्वीन एलिजाबेथ खत्म हो गई, तो जेम्स फर्स्ट क्या हुआ, वहां का एम्परर बना ब्रिटेन का, ठीक है। जब जेम्स फर्स्ट बना तो उसने अपने काउंसिलर भेजे, कहां पे, कैप्टन हॉकिंस को भेजा, ठीक है, 1608 में। कहां पे भेजा, इंडिया में, ठीक है। किसके पास, अकबर के पास। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब क्वीन थी, जब इंडिया में इस्टेब्लिश करी गई क्वीन एलिजाबेथ ने एक कंपनी, तो क्या हुआ था, उस समय अकबर का शासन था। लेकिन जब जेम्स फर्स्ट हुआ, जो एम्परर बना क्वीन के मरने के बाद, उस समय अकबर तो था, उस समय अकबर का शासन था, तो 1605 में अकबर का शासन समाप्त हुआ। लेकिन उस समय अकबर तो था, लेकिन क्या हुआ, जब उसने 1608 में भेजा, तो शासन जो किसके हाथ में आ गया, जहांगीर के हाथ में आ गया। सो कैप्टन हॉकिंस को जब फरमान लेके भेजा, सो उस समय अकबर के नाम से वो फरमान लाया था, लेकिन जहांगीर था। फिर भी क्या हुआ, इन्हें ट्रेडिंग का राइट मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के कोर्ट में ही गया था ट्रेडिंग के राइट के लिए, तो इन्हें भी जहां जहां मुगल एम्पायर था वहां पे ट्रेडिंग का राइट मिल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 1632 में गोल्डन फरमान, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा अब्दुल्ला कुतुब शाह जी। मैं इसके बारे में अगर बता दूं तो गोल्डन फरमान क्या होता है, देखिए एक स्पेशल फरमान जारी करा गया, जिसमें जो राइट्स थे ट्रेडिंग के, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। किसको, ब्रिटिश को। ब्रिटिश गॉट राइट टू ट्रेड इन इंडिया फॉर फ्री, मतलब मोस्टली पार्ट में समझ लीजिए ब्रिटिश को राइट मिल गया कि फ्री में। पहले क्या होता था, जिस जगह वो ट्रेडिंग कर रही हैं, ब्रिटिश कंपनी जहां ट्रेड कर रही है, वहां पे क्या उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता था, वहां के एम्परर को, ठीक है, मुगल्स को, ठीक है ना। सो इस टाइम क्या हुआ, गोल्डन फरमान इसलिए कहा गया, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने अपने एरिया में फ्री राइट दे दिया ट्रेडिंग का, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एक बात मैं बता रहा था, मैरिज पॉलिसी।
1661 में क्या होता है, चार्ल्स टू ब्रिटिश और कैथरीन पुर्तगाल, ये प्रिंस प्रिंसेस थे, ठीक है, इनकी मैरिज कराई गई। सो क्या हुआ, पुर्तगाल किंग ने क्या करा, बॉम्बे को एज ए डॉरी दे दिया, किसको, चार्ल्स टू को, बॉम्बे को एज ए दहेज में दे दिया चार्ल्स टू को। अब क्या हुआ, जब चार्ल्स टू के पास आ गया तो 1668 में क्या करा, 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से बॉम्बे को दे दिया गया कंपनी को, ताकि वो ट्रेड करे। दैट मीन्स ये क्या किसने किया, चार्ल्स टू ने। सो इसका मतलब क्या हुआ, मैरिज पॉलिसी इस तरीके से वर्क करती है। हम क्या है, उसने डॉरी में दे दिया, पहले क्या ये आपस में युद्ध लड़ रहे थे, अब एज ए डॉरी दे दिया, ठीक है, पहले उसी जमीन के लिए लड़ाई हो रही थी, उसी एरिया के लिए लड़ाई हो रही थी, अब वो क्या है, दहेज में दे दिया। तो ये मैरिज पॉलिसी का कॉन्सेप्ट बहुत सही लाए थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ अब बात करते हैं क्या हुआ था, इसी में मैं आपको बता दूं 1688 में औरंगजेब वर्सेस सर जॉन चाइल्ड के बीच में भी युद्ध हुआ था। एंग्लो मुगल वॉर कहते हैं या फिर चाइल्ड्स वॉर, ठीक है, ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, स्टार्ट कैप्चरिंग हुगली रीजन। वो लोग ब्रिटिश क्या कर रहे थे, हुगली रीजन को स्टेब्लिश करने के लिए, हुगली रीजन को कैप्चर करने के लिए क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब को जब इसकी भनक लगी तो औरंगजेब ने हमला बोल दिया, और औरंगजेब ने इस तरीके से इसको पूरा निष्कासित कर दिया, किसको, सर जॉन चाइल्ड को, इवन ब्रिटिश को निष्कासित कर दिया भारत से, क्योंकि उस समय मुगल रीजन चल रहा था, मुगल पीरियड चल रहा था, तो मुगल का ही साम्राज्य था लगभग पूरे भारत में, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रिटिश को ऐसी जगह निष्कासित कर दिया, तो ब्रिटिश को मजबूरन एक ऐसे आइलैंड पे गुजारा करना पड़ा जहां पे ज्वार भाटा आने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, सो देख लेंगे इसको। इसके बाद 1717 में बात करूं, जॉन सरमन वेंट टू फारूक सियार कोर्ट। देखिए फारूक सियार ये कौन थे, लेटर मुगल्स थे, ठीक है ना। सो जॉन सरमन था, फारूक सियार के कोर्ट में गया। तब क्या हुआ था, जॉन सरमन जब गया, सो देखिए इसमें क्या हुआ, 3000 रुपये प्रति वर्ष गिव राइट टू ट्रेड इन बंगाल। 3000 रुपये प्रति वर्ष का टैक्स इनको देना पड़ा, किसको, ब्रिटिश को देना पड़ा, फारूक सियार को, और उन्हें बंगाल में राइट किसका मिल गया, ट्रेडिंग का, वो ट्रेड कर सकते थे बंगाल में बेहिचक। और 10,000 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ा राइट टू ट्रेड इन सूरत में ट्रेड करने के लिए 10,000 रुपये। और फिर क्या हुआ, इन्हें गिव परमिशन टू यूज, और साथ ही साथ में इन्हें परमिशन मिल गई कि ये अपने बनाए हुए सिक्के को ब्रिटिश इंडिया में, अपने बनाए हुए सिक्के को, ठीक है ना, कहाँ, पूरे इंडिया में यूज कर सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ कहाँ यूज हो रहे थे, पहले सिर्फ यूज हो रहे थे कहाँ, बॉम्बे में, ठीक है ना। सो एक ये था, और इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनको क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, हर जगह बंगाल में ट्रेडिंग का राइट मिल गया था, सूरत में ट्रेडिंग का राइट मिल गया था, अपने सिक्के ये जारी कर सकते थे, उनका यूज कर सकते थे, ठीक है। सो इसलिए इसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद कुछ फोर्ट स्टेब्लिश करे इन्होंने, कुछ फोर्ट बनाए, जैसे कोलकाता में फोर्ट विलियम 1696 में, पौंडीचेरी में फोर्ट लुइस 1701 में, मैड्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज ये 1644 में। ये पहला जो फोर्ट था सबसे पहला मैड्रास में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करूं तो अब वो तो हमारा ब्रिटिश का अराइवल का हमने पीरियड देख ली, जो इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद हम बात करेंगे वहां पे गवर्नर जनरल्स क्या है, उनके अकॉर्डिंग हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेनमार्क आया था 1616 में, फर्स्ट फैक्ट्री तंजौर तमिलनाडु में स्टेब्लिश करी थी। स्वीडिश आया था 1731 में, लेकिन फर्स्ट फैक्ट्री इसने चाइना में स्टेब्लिश करी। यहाँ पे सिर्फ आया था, समझ लीजिए, व्यापारिक दृष्टि से आया था, लेकिन कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश नहीं करी थी। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस आ गया, इसमें एम्परर जो था लुई 14 था, ठीक है। 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में क्या करी थी, फैक्ट्री स्टेब्लिश करी थी, ठीक है ना। उसके बाद 1673 में पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया था, ठीक है ना, पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया था। वैसे देखा जाए तो पौंडीचेरी 1954 में इंडिपेंडेंट हुआ है फ्रांस से, ठीक है। और 1674 में चंद्रनगर, माही, करिकल, ठीक है, इनको कैप्चर कर लिया। ये डिस्ट्रिक्ट ही थे पौंडीचेरी में। वैसे माही को देखा जाए वो वेस्ट ऑफ केरला में था, और करिकल जो था ये ईस्ट ऑफ तमिलनाडु में था। मैं इनके कुछ फोटोज भी डाल दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद
अगर बात करते हैं ब्रिटिश और फ्रांस, ब्रिटिश और फ्रांस में शुरू से कहा इनके बीच में नहीं बनती थी वॉर, तो इनके बीच में वॉर हुआ, वो कहलाता था कार्नाटिक वॉर। कार्नाटिक इसलिए कहलाता था क्योंकि यूरोपियंस जो कोरोमंडल की कोस्ट में जब ये रहते थे, यूरोपियन जब आए थे कोरोमंडल के कोस्ट में जो लोग रहते थे उस जगह को ये कहने लगे कार्नाटिक। सो इसीलिए इस वॉर का नाम भी हुआ कार्नाटिक वॉर। 1746, 1749 और 1756, 2, 5 और 7 साल इस तरीके से यहाँ पे वॉर हुए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वॉर मैंने तीनों लिखे हैं, 2 साल, 5 साल, 7 साल। पहला जो वॉर हुआ था उसका क्या कारण था? फॉर गेटिंग राइट इन ऑस्ट्रिया यूरोप बट वॉर इन इंडिया। भाई ऑस्ट्रिया पोजीशन पाने के लिए, क्या ऑस्ट्रिया का पोजीशन या ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन पाने के लिए ये वॉर हो रहा था। कहाँ पे? वहाँ तो हो रहा था, यूरोप में तो हो रहा था, लेकिन इंडिया में भी हुआ, ठीक है। बाद में इसकी ट्रीटी हुई एक एक्सिल ला चैपले ट्रीटी 1748 में, जिसमें क्या हुआ देखिए, अगर वॉर की बात करूँ तो फ्रांस गवर्नर थे डुप्लिक्स, और यहाँ पे ब्रिटिश ने मदद मांगी थी किससे? नवाब ऑफ कोरोमंडल कोस्ट, या फिर उसको कहते हैं कार्नेटिक, ठीक है। वो कौन था? अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन, ध्यान रखना, अनवरुद्दीन, ठीक है। सो इनसे मदद मांगी और इनमें वॉर हुआ। कॉलोनियल पोजीशन इन इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका, किस लिए वॉर हो रहा था? कॉलोनियल पोजीशन इन इंडिया और नॉर्थ अमेरिका में पोजीशन पाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, बाद में क्या हुआ? फ्रांस एग्रीड टू लीव ऑस्ट्रिया, ठीक है, एंड गेव बैक मद्रास टू ब्रिटिश। बाद में वो राजी हो गया, ठीक है। और सेंट थॉम वॉर भी कहते हैं इसको, मद्रास का 1748 का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस वही हम देखेंगे। नेक्स्ट है 1749 से 54, 5 साल तक। इसमें क्या होता है? राइट इन हैदराबाद एंड कर्नाटका बाय 2 पार्टीज। देखिए क्या हुआ था 1755 में, जब यहाँ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, यहाँ का हैदराबाद का नवाब हैदराबाद का नवाब क्या हुआ, जब खत्म हो गया था, सो यहाँ पे कोई एम्परर नहीं था। सो इस केस में ब्रिटिश और फ्रांस दोनों को लगा कि हम यहाँ पे अगर क्यों ना अपना मौका देख के यहाँ पे अपना एम्परर इस्टेब्लिश कर लें, ठीक है। सो ट्रेडिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में और भी कई फ़ायदे हो सकते हैं। सो इसलिए इन दोनों का आपस में क्या हुआ? युद्ध हो गया इसी को लेके कि यहाँ पे कर्नाटका और हैदराबाद को एम्परर को हथियाने के चक्कर में। फिर बाद में पौंडीचेरी ट्रीटी हुई। सो इस युद्ध में कहा जाता है, इस युद्ध को अंबर वॉर, जो फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में हुआ, ठीक है। सो इसको ध्यान रखेंगे, आगे जैसे जैसे हम गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसको कवर करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड, 1756 से 1763, 7 ईयर्स का हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था? 7 ईयर्स वॉर हेल्ड इन यूरोप। ये भी यूरोप में हुआ था ये वॉर। ये वॉर कहाँ होता? यूरोप में हुआ था, पेरिस ट्रीटी इसको कहते हैं। लेकिन इसका असर तो भैया इंडिया में भी देखने को मिलेगा। जब 2 कंट्री बाहर लड़ रही हैं तो क्यों ना जहां हैं वहां भी तो लड़ेंगी। इंडिया में थी तो इंडिया में भी लड़ी। इसको वॉन्डीवास का भी बैटल कहते हैं। फ्रेंच हार गई थी और उसके बाद वो लोग कहाँ चले गए थे? यूरोप में चले गए थे। फ्रेंच लीडर काउंट लाली और ब्रिटिश लीडर सर अयूरकुट। तो ये रहा हमारा अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। आज मेरे को इस तरीके से वीडियो इसलिए लानी पड़ी क्योंकि आपको बता ही चुका हूँ मैं कारण, बस मजबूरी थी मेरी, वॉइस नहीं आई थी इसलिए मेरे को आज वॉइस ओवर देना पड़ा। सो थैंक यू आज के लिए। अब मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट इसके लाऊंगा गवर्नर जनरल वगैरह के। सो उसको हम कवर करेंगे बहुत अच्छा से। इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि वीडियो के टाइम पे कि माइक काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं।